हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पर। तो आज जो हम यूनिट कवर कर रहे हैं वो है भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो ये यूनिट नंबर फर्स्ट है, ठीक है। और ये हम सभी के लिए एक न्यू सब्जेक्ट है क्योंकि इसका जो पेपर का नेम है वो अंबेडकर परिचय, जो कि हमारे डीएससी का सब्जेक्ट है। सेमेस्टर 5th में ही है ये आपका सब्जेक्ट। उसके अलावा जो उसके सब यूनिट्स एक बार हम वो देख लेते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है राजनीति के बारे में, भीमराव अंबेडकर जी का दर्शन। सेकंड हमें पढ़ना है इतिहास और अर्थव्यवस्था के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि समाज और धर्म से रिलेटेड भीमराव अंबेडकर जी का क्या दृष्टिकोण था। तो हमें यही सारी चीज़ें देखनी है। हालांकि आपका ये जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा ईजी है और सून हम ये सिलेबस भी कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंट्रोडक्शन। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर इनका पूरा नाम था। बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से लोकप्रिय थे। भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता रहे हैं। एक प्रसिद्ध राजनीति नेता, दार्शनिक, लेखक, अर्थशास्त्री, न्यायविद, बहुभाष्यविद, धर्म दर्शन के विद्वान और एक समाज सुधारक रहे हैं, जिन्होंने भारत में अस्पृश्यता और सामाजिक समानता के उन्मूलन के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यानी कि भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आप लोग पहले से ही जानते होंगे, ठीक है। भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने संविधान का निर्माण किया है, हालांकि उनके जितनी भी विचारधाराएं थी, उनके जो सुझाव थे और उनके जो दृष्टिकोण था वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहा है। इनका जो मेन एक दर्शन था वो था अस्पृश्यता के ऊपर और जातिगत भेदभाव के ऊपर, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे। उसके अलावा भीमराव अंबेडकर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे। उन्होंने मोस्टली हर एक फील्ड में हायर एजुकेशन ले रखी थी, तो इनके पास बहुत सारी डिग्री थी। उसके अलावा इनका जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था मध्य प्रदेश के हिंदू समाज में। लेकिन इनकी जो जाति थी वो महार जाति थी, जो कि हिंदू समाज की एक निचली जाति माना जाता है, ठीक है। इन्हें समाज से हर तरफ से भारी भेदभाव का सामना करना पड़ा था, क्योंकि महार जाति को उच्च वर्ग द्वारा अछूत के रूप में देखा जाता था। आपने अगर भीमराव अंबेडकर जी की वो वीडियोस देखी होंगी जिसमें भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में बताया है। और उसके अलावा हम ऑलमोस्ट 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, तो हमें ये चीज़ पता है कि इनका जो जन्म हुआ था ना वो महार जाति में हुआ था, जो कि एक निचली जाति मानी जाती थी। और आप जानते हैं कि मतलब हमारा जो इतिहास था और स्टिल आज तक बहुत ज़्यादा जातिगत भेदभाव हमें देखने को मिलता है। इवन जातिगत तो आप छोड़ो, रिलीजन में ही इतना ज़्यादा अब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो जातिगत लेवल पे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैस क्रिएट कर रखा है। तो उस टाइम पे क्या होता था ना कि महार जाति होने की वजह से जो उच्च जाति के लोग थे ना, वो इस जाति को मानते थे कि अगर हम इनको छुएंगे ना तो हम अछूत, मतलब हम क्या हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। तो ये कहा जाता था कि ये जहाँ से निकले ना महार जाति के लोग, और भी जाति थी जो कि निचली जाति मानी जाती थी, कि ये लोग जहाँ से निकले हमें वहाँ से निकलना चाहिए, इनकी निगाह हम पे नहीं पड़नी चाहिए। उसके अलावा ये हमारे सामने नहीं आने चाहिए, ये जिस घड़े से पानी पिए वो उस घड़े से हमें पानी नहीं पीना चाहिए। हालांकि हमें अगर वो लोग इनको टच भी करेंगे तो मानते थे कि ये लोग अशुद्ध हो जाएंगे। तो इस टाइप का बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भेदभाव वहाँ पर होता था। तो उसी चीज़ के बारे में भीमराव अंबेडकर जी ने उल्लेख भी किया है अपनी किताबों में, और हम इनके बारे में पढ़ेंगे भी इस बारे में। बाबा साहेब अंबेडकर की कानूनी विज्ञानता और विशेषज्ञता और विभिन्न देशों के संविधान का ज्ञान संविधान के निर्माण में बहुत मददगार साबित हुआ। वे संविधान सभा के मौजूदा समिति के अध्यक्ष बने और इन्होंने भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे, इन्होंने ऑलमोस्ट देश जो विश्व के सारे संविधान थे ना उनका अध्ययन किया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे हर एक संविधान के, वो भारतीय संविधान में इन्होंने ऐड ऑन किया, जिस वजह से हमारे भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। तो इनका जो रोल था ना संविधान सभा में और संविधान के निर्माण, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। सबसे महत्वपूर्ण योगदान मौलिक अधिकार
मजबूत केंद्र सरकार और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के क्षेत्र में था। यानी कि जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने मौलिक अधिकार के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी और मौलिक अधिकार को ऐड ऑन भी करवाया। उसके अलावा इन्होंने ये सुझाव दिया था कि मजबूत केंद्र सरकार होनी चाहिए अगर एक देश के जो सरकार है उसको अच्छे से चलाना है। और उसके अलावा क्योंकि ये खुद एक दलित जाति से आते थे, जिस जाति को बहुत ज़्यादा छुआछूत और भेदभाव से गुजरना पड़ा था, इनका जो बचपन था वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा था, तो इस वजह से इनको पता था कि अल्पसंख्यक जो हैं उनके साथ कितना ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जाता है। इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने ये खास ध्यान रखा था कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जाए, जिस वजह से इन्होंने जो आरक्षण की नीति को भी इंट्रोड्यूस किया था। इनको लोकतंत्र पर पूरा भरोसा था, यानी कि इनको और कोई प्रणाली अच्छी नहीं लगती थी। इनको ये लगता था कि अगर देश में लोकतंत्र है तो हमारी जो प्रजा है वो खुश रहेगी। तो अभी हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन देख लिया कि भीमराव अंबेडकर जी का ओवरऑल दृष्टिकोण क्या था और उनकी क्या भूमिका थी। अब हम देखेंगे पहला सब टॉपिक जो कि है राजनीति का दर्शन, कि राजनीति के अध्ययन के लिए अंबेडकर जी का दृष्टिकोण क्या था। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो अंबेडकर जी थे उनका ये मानना था कि अगर एक देश के लोकतंत्र को स्ट्रांग बनाना है, ठीक है, तो उसमें ना बहुदलीय प्रणाली होनी चाहिए। बहुदलीय प्रणाली क्या होती है आप लोग जानते होंगे। बहुदलीय व्यवस्था में लोकतंत्र के लिए इन्होंने आवश्यक बताया, जिसके अंदर ये होता है कि हमारे जैसे इंडिया का जो सिस्टम है ना वो बहुदलीय प्रणाली पर आधारित है, क्योंकि इंडिया में 2 से अधिक राजनीतिक दल मौजूद है और उनके बीच में चुनाव कराया जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बहुदलीय व्यवस्था, जिसमें चुनाव में खड़े होते हैं दो से अधिक जो लोग होते हैं, 2 से अधिक पार्टियां चुनाव में खड़ी होती हैं और फिर जो जनता होती है उसके पास चॉइस होती है कि वो कौन सी पार्टी को जिताती है और सत्ता हासिल कराती है। नेक्स्ट है समानता। अंबेडकर ने कानून और प्रशासन में समानता को बरकरार रखा, यानी कि जब अंबेडकर जी ने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था राजनीति में, तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि समानता होनी बहुत आवश्यक है, चाहे वो जाति के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इन सबसे बड़ी चीज़ देखी जाए तो उन्होंने यही चीज़ भी बोली थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि निचली जाति को वोट देने का अधिकार ना हो। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी अच्छे से, तो आपको पता होगा कि आज के टाइम पे भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे स्लेव्स को और फीमेल्स को वोट देने का अधिकार नहीं है। और हमारा जो इंडियन हिस्ट्री रहा है ना, उसमें भी बहुत जगह ऐसा देखने को मिला है कि महिलाओं को और स्लेव्स को अधिकार नहीं था, इवन जो नीची जाति थी उनको भी अधिकार नहीं था वोट देने का। तो इस चीज़ को इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ। और संविधान में ये चीज़ मेंशन है कि 18 अबव सभी लोग जो हैं वो वोट दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी लिंग के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी रंग रूप से हों, या उनका रहन सहन, बोलचाल, खान पीन कैसा भी हो, लेकिन वो वोट देने के लिए आ सकते हैं। और इन्होंने न्याय पर अपना एक महान दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। भारतीय नागरिकों को सामाजिक न्याय देना चाहिए, यानी कि इनका जो मेन मोटिव था न्याय के लिए, वो यही चाहते थे कि प्रत्येक भारतीय को सामाजिक न्याय मिल सके, क्योंकि समाज जो है ना वो धर्म और उसके अलावा राजनीति हर तरीके से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि राजनीति का भी प्रत्यक्ष रूप से समाज पर इफेक्ट पड़ता है, उसी के साथ साथ धर्म का भी पड़ता है। तो इसी वजह से जो अंबेडकर जी थे वो चाहते थे कि सबसे पहले न्याय के मामले में सभी को समान अधिकार मिल सके। नेक्स्ट इनका जो पॉइंट था वो ये था कि संवैधानिक लोकतंत्र होना चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र को सफलता के लिए सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र एक पूर्व शर्त है। मीन्स जो राजनीतिक लोकतंत्र है ना, अगर हम उसको सफल बनाना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे संविधान की बात की गई है और संवैधानिक लोकतंत्र की बात की गई है कि अगर हमें राजनीति में लोकतंत्र को सफल बनाना है तो सबसे पहले हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम सामाजिक और आर्थिक तौर पर भी लोकतंत्र को हासिल कर पाएं। नेक्स्ट है न्यायपालिका। इन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से राजनीति में न्यायपालिका की भूमिका है। इन्होंने ये बताया कि न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, यानी कि ये स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके और निष्पक्ष होकर अपना काम कर सके, किसी भी पक्ष में ना बोले। नेक्स्ट पॉइंट है शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी कि शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। एक ही सत्ता के हाथ में शक्ति नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर हर तरीके से शक्तियों का बंटवारा हो जाना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार को
हवा ना मिल पाए। उसके अलावा है दलित और वंचित लोगों का सशक्तिकरण। इन्होंने यहाँ पे सबसे मेन बात ये बोली कि जो दलित और वंचित लोग हैं ना, उनके लिए हमें काम करना चाहिए, जैसे कि इन्होंने आरक्षण की नीति को अपनाया था। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे और भी अभियान चलाए जहाँ पर उन्होंने समानता और अधिकार और सम्मान की बात करी है कि हर एक व्यक्ति को समानता दिलाने का, अधिकार लेने का और सम्मान से जीने का अधिकार है। तो ये सारी की सारी बातें इन्होंने अपनी राजनीति के दृष्टिकोण में बताई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि किस ऐतिहासिक और हम आर्थिक दृष्टिकोण पढ़ेंगे भीमराव अंबेडकर का। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान राजनेता होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी तथा इतिहास और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक महान विद्वान भी थे। भीमराव अंबेडकर द्वारा मूल रूप से सामाजिक न्याय, समानता और आर्थिक स्वतंत्रता पर जोर दिया गया था। यानी कि भीमराव अंबेडकर ने जो मेन जोर दिया था, मेन जो फोकस किया था, वो सामाजिक न्याय, समानता और आर्थिक स्वतंत्रता पर किया था। इन्होंने इतिहास और अर्थव्यवस्था को जातिगत और सामाजिक ढांचे के संदर्भ में विश्लेषण किया। यानी कि इनका ये मानना था कि जो इतिहास और अर्थव्यवस्था है ना, वो कहीं ना कहीं जातिगत व्यवस्था से और जिस तरीके का हमारा सामाजिक ढांचा है ना, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। भीमराव अंबेडकर द्वारा शोषित और वंचित वर्गों की स्थिति पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया था। यानी कि इन्होंने जो मेन फोकस किया है वो वंचित वर्ग पर किया है, ठीक है, क्योंकि इनको पता था कि किस तरीके से जो वंचित वर्ग है वो शोषित होता आ रहा है और शोषित हो भी रहा है अभी। अब हम देखेंगे कि भीमराव अंबेडकर का कैसा दृष्टिकोण था इतिहास पर। तो भीमराव अंबेडकर द्वारा जो दृष्टिकोण दिया गया था ऐतिहासिक अध्ययन पर, वो बहुत ज़्यादा प्रासंगिक रहा है। इनके द्वारा जो जातिगत संरचना है उसकी निंदा की गई है। इनके दृष्टिकोण ने इतिहास की उन घटनाओं को प्रकाशित किया है जहां वंचित और शोषित वर्ग का शोषण होता आ रहा है। इनका मानना था कि जो ऐतिहासिक लेखन है वो भी दलित और निचली जातियों की समस्याओं को नज़रअंदाज करता आया है, और जो इतिहास का जो लेखन हुआ है वो उच्च वर्ग के दृष्टिकोण से किया गया है। यानी कि इनका बेसिकली मानना ये था कि जिस तरीके से हमारे इतिहास को लिखा गया है ना, जो लिखने का जो दृष्टिकोण था, पॉइंट ऑफ व्यू था ना, वो उच्च वर्ग के हिसाब से लिखा गया है। और हमारे इतिहास में भी जो गरीब जनता थी, निचले जातियां थी, उनकी जो समस्या है उनको नज़रअंदाज किया गया, यानी कि उन पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है। इन्होंने जाति व्यवस्था को भारत की सबसे बड़ी समस्या बताया है। भीमराव अंबेडकर का मानना था कि यदि इतिहास का सही प्रकार से अध्ययन किया जाए तो समाज से जो कुरीतियां हैं और असमानताएं उनको दूर किया जा सकता है। अब आप ये चीज़ जानते होंगे कि हमारे जो पुराण है, ठीक है, पुराण में भी और उसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे कि कुरान है, ग्रंथ साहिब है, हर जगह पे ना अगर आप पढ़ेंगे तो समानता की बात की गई है, ठीक है। और उसके अलावा कहीं पे भी नहीं लिखा कि आप जातिगत भेदभाव कीजिए, कहीं पे भी नहीं लिखा कि आप आर्थिक रूप से भेदभाव कीजिए। हर जगह पे यही लिखा है कि आप सच्चे मन से दूसरों की सेवा कीजिए। और उसके अलावा ये भी लिखा है कि मानवता है वो सर्वोपरि है। जबकि अगर हम देखें आज का समाज, तो हम लोग अपने धर्म को मानते तो बहुत हैं, लेकिन हम क्या करें, हम उसमें कुरीतियां ऐड ऑन करें जो कि धर्म में इंक्लूडेड ही नहीं है। और जो धर्म के अंदर लिखा हुआ है कि समानता पर चलो, अहिंसा पर चलो, उसके अलावा हमें किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं करना चाहिए, मानवता को ऊपर रखना चाहिए, वो काम तो हम कर ही नहीं रहे, लेकिन हम फिर भी अपने धर्म को ऊपर रख रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम गलत तरीके से धर्म को फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा था कि अगर हम अपने इतिहास को सही तरीके से फॉलो करेंगे, सही तरीके से उसकी स्टडी करेंगे, तो हमारे जो समाज की कुरीतियाँ हैं ना, जो असमानता, उनको हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो हमारी एक प्रथा है बाल विवाह और सती प्रथा, जो कि आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं है, बट अगर आप पुराना टाइम उठा के देखेंगे, इतिहास उठा के देखेंगे, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रचलित थी बाल विवाह भी और सती प्रथा भी। तो अगर आप देखेंगे, पुराण देखेंगे, उसके अलावा और भी ग्रंथ देखेंगे ना, तो कहीं पर भी इन कुरीतियों का आपको लिखा हुआ नहीं पाया जाएगा। जबकि हमारे समाज में तो बहुत ज़्यादा प्रचलित थी और धर्म के नाम पे ही उसको प्रचलित किया गया था। तो ये सारी चीज़ें भीमराव अंबेडकर ने बताई हैं। उसके अलावा भीमराव अंबेडकर द्वारा छुआछूत जैसे सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी अभियान चलाए गए थे।
अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भीमराव अंबेडकर का क्या दृष्टिकोण था। तो इन्होंने आर्थिक और सामाजिक समानता पर आधारित था इनका अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण, यानी कि इन्होंने ये बोला था कि सामाजिक अगर हम समानता देखेंगे तभी हम आर्थिक समानता ला सकते हैं। और आर्थिक समानता का बेसिकली इनका मीनिंग ये नहीं था कि सभी के पास बराबर ज़मीन हो, बराबर धन हो, बल्कि इनका ये मानना था कि जो जितना डिजर्व करता है एटलीस्ट उसको इतना तो मिले, जो जितनी मेहनत करता है उसको उतना पैसा मिले, जिसकी जितनी ज़मीन है उसको वो ज़मीन मिले, मतलब ये समानता की बात कर रहे थे। ठीक है। भीमराव अंबेडकर द्वारा श्रमिक तथा वंचित वर्ग की स्थिति पर मुख्य तौर से विश्लेषण किया गया है, यानी कि भीमराव अंबेडकर ने बताया कि किस तरीके से श्रमिक और जो वंचित वर्ग हैं उनका आर्थिक रूप से शोषण किया जा रहा है उच्च वर्ग के द्वारा। उसके अलावा भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो जाति व्यवस्था है और आर्थिक शोषण है उसके बीच में गहरा संबंध है, क्योंकि जाति व्यवस्था की वजह से ही आर्थिक शोषण आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो जाति व्यवस्था क्यों है, क्योंकि एक उच्च वर्ग है और एक निचला वर्ग है। उच्च वर्ग दो तरीके से, एक तो उनकी जाति ऊंची है, ठीक है, और उसके अलावा उनके पास पैसा है। निचला वर्ग किस तरीके से, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है और उसके अलावा उनकी नीची जाति है। अगर आप देखें तो ये किस तरीके से आर्थिक रूप से भी तो जातिगत भेदभाव किया जा रहा है ना, तो इसी वजह से दोनों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ पाया गया है। उसके अलावा भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो भूमि की असमान वितरण है वही आर्थिक असमानता का मुख्य कारण है, यानी कि जिस तरीके से भूमि का बंटवारा किया गया है वो एक असमानता का मुख्य कारण भीमराव अंबेडकर ने बताया है। इनके द्वारा जो राज्य समाजवाद है इसकी जो अवधारणा है उसका इन्होंने समर्थन किया है। तो राज्य समाजवाद क्या होता है? राज्य समाजवाद का बेसिकली ये मीनिंग है कि जो भी बड़े बड़े उद्योग हैं और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनका जो उद्योग है वो सभी का सभी राज्य के हाथ में होना चाहिए, ताकि गरीब और जो वंचित वर्ग है उनको एटलीस्ट उनकी जो बुनियादी सामान है वो तो कम रेट में मुहैया कराया जा सके। क्योंकि आप देखेंगे तो गवर्नमेंट जो सप्लाई होते हैं वो कम रेट में होते हैं कंपेरेटिवली जो प्राइवेट सेक्टर से हमें सप्लाई आता है उनके। तो इसी वजह से भीमराव अंबेडकर ने राज्य समाजवाद की अवधारणा का समर्थन किया। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए राज्य द्वारा नीति सुधार करने पर जोर दिया गया, जैसे कि भूमि सुधार और कृषि नीति। तो भीमराव अंबेडकर ने ये बोला कि अगर हमें आर्थिक सुधार करने हैं तो राज्य यानी कि जो सरकार है ना उसको अपनी नीतियों में सुधार लाने होंगे। जैसे कि भूमि सुधार की भूमि पे जिस तरीके से ऋण लिया जा रहा है, जिस तरीके से वसूली की जा रही है राजस्व की, वो सही तरीके से होनी चाहिए, ठीक है, अन्यायपूर्ण नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जिस तरीके से कृषि के क्षेत्र में नीति बनाई जा रही है वो भी सही तरीके से बनाई जानी चाहिए। उनको कम ROI पे यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कराना चाहिए। सही उपज पर उनको किस तरीके से टैक्स पे करना है, तो सारी जितने भी रूल्स हैं वो सही तरीके से बनने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अमीर किसान है वो उन सारे रूल्स की वजह से खुश है, लेकिन जो वो किसान है जो कि इतना ज़्यादा अमीर नहीं है या फिर जिनकी खुद की भूमि नहीं है वो किराए की भूमि लेके कृषि करें तो वो भी उन रूल्स के वजह से दमन का शिकार ना हो जाए। तो इस तरीके से देखते हुए सरकार को अपने रूल्स बनाने चाहिए। अब हम देखेंगे धर्म पर भीमराव अंबेडकर के क्या विचार थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म के क्षेत्र पर अपना अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा धर्म को समाज से जोड़ा गया है। भीमराव अंबेडकर द्वारा धर्म में पाई गई अनेक कुरीतियों की आलोचना की गई है, उनके खिलाफ अभियान भी चलाए गए हैं। हिंदू धर्म की आलोचना की गई है भीमराव अंबेडकर के द्वारा, और इन्होंने ये तर्क दिया है कि जो हिंदू धर्म है वो जाति प्रथा के कारण कुरीति, असमानता और स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म में जातिगत जो भेदभाव है बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ जैसे कि बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गई, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इसी वजह से भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म की आलोचना करी थी। और भीमराव अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म में भी परिवर्तित हुए थे। भीमराव अंबेडकर तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, क्योंकि इनका मानना था कि जो बौद्ध धर्म है वो करुणा और समानता का आदेश देता है। भीमराव अंबेडकर का मानना था कि सभी मनुष्य समान हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो भीमराव अंबेडकर का ये मानना था कि जन्म से ही सभी मनुष्य जो हैं वो समान आए हैं, ठीक है, भगवान ने सबको समान बनाया है, लेकिन जो भेदभाव है मनुष्य द्वारा क्रिएटेड है और इसलिए हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। भीमराव अंबेडकर का धर्म पर दृष्टिकोण समानता
स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित था। भीमराव अंबेडकर द्वारा यह आग्रह किया गया था कि बौद्ध धर्म को अपनाया जाए, क्योंकि बौद्ध धर्म समानता और करुणा पर जोर देता है, जबकि अगर आप देखेंगे कि जो बाकी धर्म है उसमें कुछ ना कुछ कुरीतियां वहाँ पे पाई गई थी। तो इसी वजह से भीमराव अंबेडकर द्वारा भी हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया गया था। तो इसी के साथ जो हमारा ये यूनिट है ये भी हमने कवर कर लिया, यूनिट नंबर फर्स्ट। अब हम बहुत जल्दी यूनिट नंबर सेकंड पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। उसके अलावा कोई भी आपको सजेशन देना हो या कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा इस वीडियो में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, तो आप प्लीज़ उसको इस बार इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगी कि इस तरीके का डिस्टर्बेंस आपको ना फेस करना पड़े। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।